मैं लुबना जी आपसे के पास आ रहा हूं। लुबना जी, दो चीजें बताइए। नेशनल लेवल पे दो ऐसी चीजें हुई हाल के दिनों में जो मुझे लगता है कि जिसका हर भारतवासी का, एक मणिपुर में जिस तरह से हैंडलिंग हो रही है और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही, और दूसरा जो महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण वाले मामले को जिस तरह से सरकार ने उस व्यक्ति के ऊपर जो इसका आरोपित है उसका साथ दिया। इन सबके साथ मैं थोड़ा तेलंगाना, क्योंकि आप रहती हैं वहां, आप एक्टिव हैं और आप ये समझती हैं, दो लोगों के स्टेटमेंट आज आए हैं। आज एक एआईएमआईएम का स्टेटमेंट आया उनकी तरफ से कि भाई हम लोगों को बुलाया नहीं गया, विपक्षी उसमें हम लोग भी आते हैं, हम लोग को क्यों नहीं बुलाया जाता है। तो आपको क्या लगता है, उनको बुलाया जाना चाहिए था कि नहीं बुलाया जाना चाहिए था? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उनका जो रोल होता है एआईएमआईएम का, वो सामने से भले ही नहीं, लेकिन उनके खड़े होने से बीजेपी का फायदा होता है। अब वो एक अलग बात है कि वो कहें कि नहीं नहीं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। तो विपक्ष में आपको क्या लगता है, एआईएमआईएम को भी उसका पार्ट बनाना जाना चाहिए? नहीं तो विपक्ष की सारी पार्टीज को लगता है कि नहीं वो इसके साथ रहेंगे तो वो रिलायबल नहीं है। लुबना जी, और एक जनरल कमेंट ऑन दी तेलंगाना जनरल सीन विधानसभा इलेक्शंस। हाँ, तो पहले वो जो नेशनल इश्यूज है बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए, और उसके ऊपर मैं मेरा समर्थन बता दूं कि एक छोटी मिसाल के साथ, हाल ही में जब G7 की मीटिंग हुई थी तो इटली के प्रधानमंत्री, उनके देश में एक छोटे फ्लड्स आए थे, तो जैसे फोन कॉल आया तो 2 दिन की मीटिंग को कट शॉर्ट करे और एक ही दिन में वापस देश चले गए, अपने देश में एक डिजास्टर होने के कारण। और यहां पर मोर देन 1 मंथ से, मोर देन कितने महीनों से महिलाएं वर्ल्ड ओलंपिक मेडलिस्ट वहां पर उनकी वेधा लेके बैठे हुए हैं, और यहां पर एक सारा स्टेट चल रहा है जिससे पूरी वो नॉर्थ ईस्टर्न पूरी स्टेट्स की सभी लोगों पे असर हो रहा है। पूरे देश में हम सब लोग भी हैरान हैं। 200 चर्च जलाना कोई मामूली बात नहीं है। बाइडेन से हमारी ये सवाल है कि जब वहां पर चर्चें जल रही हैं और लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, और ऐसा वलस पोतुన్నారు बोलते तेलुगु, यानी पहाड़ियों पे से उतर के देश छोड़ के कहीं जा रहे, वैसा एक्सोडस हो रहा है, और बाइडेन इज रोलिंग आउट अ रेड कारपेट। भाई बताइए, एक मुल्क जहां पर 200 चर्चें जली हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन व्हाट इज ऑन गोइंग, और वहां पर रेड कारपेट रोल क्यों, किस लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेमोग्राफी ऑफ पिटिंग वन कंट्री अगेंस्ट अदर कंट्री, पिटिंग चाइना अगेंस्ट इंडिया। व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट? क्लियरली इतनी अनएथिकलिटी है वो गवर्नमेंट में, और वो वहां पर वो डेमोक्रेट्स कहते हैं अपने आप को, रिपब्लिकन से बेहतर कहते हैं अपने आप को। किस चीज में हम पूछते हैं, किस इंसानियत में, इंसाफ में, ईमानदारी में, किस चीज में आप बेहतर हो रिपब्लिकन से? और वर्ल्ड को क्या बता रहे हैं आप लोग? हमारी ये सीधी सवाल है उनसे। और ये जो सबीना सिद्दीकी का है जो ट्रोल, बहुत उनके पास से बाइडेन गवर्नमेंट से बहुत हाउस से निकला है स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज वेरी एप्ट, उसको अपन ने सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि गवर्नमेंट ने, बाइडेन के गवर्नमेंट ने जो ओवरऑल इंप्रेशन बताई है वो बहुत ही शर्मनाक है। और इजिप्शियन गवर्नमेंट जो कि ऑर्डर ऑफ नाइल कन्फर करती है प्राइम मिनिस्टर पे, या भाई जरा रीजंस तो स्टेट करिए, आपको क्या दिख गया? हमारी देश में जो उन्नति हुई है 2014 से 2020 तक की, पूरी हमारी वर्ल्ड के फिगर्स में हमारी कहां पर है, सोशल इंप्रूवमेंट क्या है, जरा कोई रीजन तो बता के ऑर्डर ऑफ नाइल कन्फर करिए। दिस इज एब्सोल्यूट। एंड वो जो मस्जिद में गए हैं वो बोहरा कम्युनिटी की मस्जिद है, जहां पर वो हमेशा बोहरा कम्युनिटी बीजेपी का साथ देते आई है। दैट्स अनदर डायमेंशन टू इट। इट्स अ फैक्ट। देखिए, आप जो भी हम बता रहे हैं, इट इज नॉट इवन ए क्रिटिक वे, दीज आर ऑल फैक्ट्स। बस इस पे इस तरह से गौर करना चाहिए, एंड नॉट जैसे कि बीजेपी और उनके साथियां इसको बहुत सब्जेक्टिव लेते जाते हैं हर चीज पे, जबकि ऑब्जेक्टिवली जवाब देना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू तेलंगाना, हमारे चीफ मिनिस्टर यहां से आज जो पधारे सोलापुर को, उनकी प्रगति भवन नाम की जो भवन है,
जो करीब 1 लाख स्क्वायर फीट की उनकी रहने की निवास है, जो वो आने के बाद बनाए खुद के लिए, वो उसमें से वहां से 600 व्हीकल्स की कॉन्वॉय निकली। यहां से सोलापुर जाने के लिए 600 लीडर्स, यानी पूरी टीआरएस के लीडर्स थे, मिनिस्टर्स थे, सब लोग सैर पे गए यहां से। किसकी खर्चा भाई? पार्टी की खर्चा थी क्या वो? हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट की एजेंडा सोलापुर में से हम तेलंगाना पीपल की वेलफेयर हो रही क्या? व्हाट वाज द एजेंडा? हुज एक्सपेंडिचर? नहीं मालूम, नहीं मालूम हम लोगों को। क्योंकि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में चलता है और हर पार्टी के साथ चल रहा है, यहां पर भी जो तकरीबन सौ के करोड़ों के जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं फ्रॉम हैदराबाद, उसकी कोई अपने को एड्रेस पता नहीं है ना, कहां से कौन दे रहा है। वी डोंट नो वेयर इट इज गोइंग। सो इस तरीके से जो चला रहे हैं, 600 व्हीकल्स की आज कन्वॉय निकली यहां से। और कल ही 2 ही दिन पहले वो खुद ओपनली बताया कि मोदी हमारे दोस्त हैं। भाई मोदी दोस्त कैसे है? मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये दोस्त की क्या बात हुई है? दोस्ती को क्यों बोलना पड़ रहा है आपको? किसी और अपोजिशन लीडर ने दोस्त नहीं कहा है। हम सबके प्रधानमंत्री है। मोदी जी कितने भी गलती करते जाए, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बस वही बोलना चाहिए ना। ये दोस्ती क्या बात है? दोस्ती आप क्या इशारा किसको दे रहे हैं? There are so many things to read, and I will tell you, the corruption is at its height in Telangana. 2014 के बाद वो प्रजाला तेलंगाना नहीं है, वो प्रजा की तेलंगाना नहीं है। 2019 के बाद से तो जो हाइट होता गया है, ये हर चीज में, यानी हर लॉ को, हर कानून को वो तोड़ते जा रहे हैं। चाहे वो पर्यावरण की कानून रहे, चाहे वो हेरिटेज की अपनी कानून रहे, चाहे वो गवर्नेंस की, म्युनिसिपल रूल्स की कानून रहे, कुछ भी, हर कानून को वो तोड़ते जा रहे हैं। और यहां पर हैदराबाद को इस तरीके से बना दिए कि यहां पर हम एक छोटा सा, अगर कुदरत ने हम पर थोड़ा पानी बरस दिया इतने महीनों की गर्मी के बाद, तो हमने पानी से अब डरना चाहिए। हमने धूपों से डर लिए, अब हम एक छोटी सी कुदरत की बारिश आ गई कि हम ठंडे हो जाएं, तो हमने पानी से डरना चाहिए। क्योंकि हमारी सरकार को इतनी भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है कि कुदरत से जो पानी आती है तो उसको हम बरकरार हमारे रोगों के लिए हम कैसा रखें, कैसा उसको धरती के अंदर छुपाएं, कैसे उसको रिजर्वायर्स में छुपाएं। वो अकल, वो छोटी सी एप्लीकेशन ऑफ माइंड मेरे सरकार के पास नहीं है, मेरी तेलंगाना सरकार के पास। और लोगों को हिल मिला दे रहे वो लोग, राइट फ्रॉम द हाईटेक सिटी नानकराम गुड़ा से लेके आप लो लाइंग एरियाज तक हर किसी को वो बेचैन कर दिए। और बोलते जाते हैं कि हम तेलंगाना कैपिटल पर कैपिटल इनकम में हम लीडिंग है। अरे बताओ भाई, पर कैपिटल डेट में कहां लीडिंग नहीं हो आप लोग? पर कैपिटल डेट कितना इंक्रीज कर दिया आप लोगों ने यहां की। और इंटर बेसिन वाटर की जो ट्रांसफर होती जाइए कालेश्वरम की प्रोजेक्ट में, जो आप 120 MSL से लेके आप ऊपर 350 पे जो ये 550 पे जो हैदराबाद है, वहां तक क्या आप उठाना चाह रहे हो पानी को? किस लिए? यहां की पानी को आप क्या कर रहे हो? मूसी जो अपनी नदी है तेलंगाना की, उसकी यील्ड को आप कैसे इंक्रीज करने वाले हो? क्या पोल्यूशन की लेवल बढ़ती जा रही है तेलंगाना की? और आप कितने फैक्ट्स और फिगर्स और ट्रूथ आप छुपाते जाते हो, और एक के बाद एक आप जो लाइज डोल आउट करते जाते हो, कवर अप करना चाहते हो आप लोग। और इनकी हिपोक्रेसी देखिए आप। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो करती है कि डीमोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स की जो होती है, बराबर वही काम यहां पर के मिनिस्टर्स वहां वो गवर्नमेंट की डीमोनेटाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हुए यहां पर वही डीमोनेटाइजेशन करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट लैंड्स को कितने बार बेचे इन लोगों ने, फॉर व्हाट? और आपको पता है रीजन ये लोग क्या देते हैं? ये कहते हैं कि इट इज टू प्रिवेंट दैट इट कैनॉट शुड नॉट बी एनक्रोच्ड। भाई आप एक गवर्नमेंट, जब एक गवर्नमेंट की लैंड को हिफाजत नहीं कर सकते तो आप गवर्नमेंट काहे के रहोगे? भाई बाजू हटिए, हम हिफाजत कर लेंगे, हम वहां आ जाएंगे, हम पब्लिक हिफाजत कर लेंगे। अब हिफाजत नहीं कर सकते और अब उसकी जरूरत नहीं है। देखिए 2 ही कारण जो बोलते हैं गवर्नमेंट में लिखित में है, ये कारण कितने फ्रिवलस रीजन लिख सकते हैं वो लोग, जैसे कि हम सब अनपढ़ बैठे हैं तेलंगाना में। तो
तो हिफाजत कर नहीं सकते, और अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी उसकी जरूरत नहीं है भाई। कैसा जरूरत नहीं है? गवर्नमेंट स्कूल्स कितने जरूरत है हम लोग को, कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेंटल अकोमोडेशन में है, कितने माइनॉरिटीज की हॉस्टल्स रेंटल अकोमोडेशन में है, जिसमें लाखों लुट रहे हैं। कोविड दौरान में पूरी लाखों उनको देते गए हम लोग रेंट। ये सब के लिए गवर्नमेंट लैंड की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं लोग? और गवर्नमेंट लैंड्स कितने बार आए दिन आपको गवर्नमेंट लैंड्स की बिक्री के आपको एडवर्टाइजमेंट्स और उनकी ओपन ऑक्शंस दिखते जाते रहते हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस लैंड्स? टीएसआरटीसी की कुछ लैंड है, बस उसको कोई मोनेटाइज कर दो। और आपको लेटेस्ट जो मालूम है, जो कांग्रेस ने भी उठाई थी उस बात पे, और शायद बीजेपी ने भी उठाई है, तो लेकिन डिटेल में जो है वो कांग्रेस पार्टी ने निकाली है। दीज आर फैक्ट्स दैट आई एम स्टेटिंग, इट इज नॉट अबाउट एनी पार्टी हियर। तो वो जो ओआरआर को इन लोगों ने किसी प्राइवेट पार्टी के हवाले कर दिए, जो स्टेट की एक संपत्ति थी वो ओआरआर। हालांकि कहीं वायलेशंस हुए उसको बनाने के टाइम पे, कहीं पर्यावरण की तो सत्यानाश हुई थी, और कहीं मिसगवर्नेंस भी हुई थी, शायद नहीं, पर्यावरण की तो सत्यानाश हुई थी। तो वो जो है उसकी ये लोग सिर्फ 7,000 करोड़ के लिए किसी कंपनी को मोनेटाइजेशन कर देते भाई लोग, जबकि उसकी मूल वैल्यू लाखों के करोड़ों में निकल रही है आज की डेट में। ये बिडिंग से लेके सही नहीं है बोल के कांग्रेस की डिटेल्ड उसमें ये भी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई है। इतने सारे ये लोग ओपन घोटाले करते हैं। जो मेरी जो पर्सनल इनसे जो हुई है, ये जो हुसैन सागर को क्लीन करने के बारे में, वो लोग एक ऐसी कंपनी को वो लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जहां पर आप जमीन पे जाके, जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी की एड्रेस जो वेबसाइट पे दिया हुआ जाके देखेंगे, तो वहां पर एक जूते की दुकान है। और वो वेबसाइट, वो एफिडेविट में किसको, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अपनी एफिडेविट में वो कहते हैं कि ये कंपनी है जिसको हमने ऑर्डर दे दिए है कि शुद्ध करें हुसैन सागर को। और जाके देखते हैं तो वहां पर वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 साल पहले हुई है। बताया जाता है 3 साल पहले। उनकी एक भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि वो कोई भी तालाब की कुछ किए हैं कभी सफाई। और उनकी कनेक्शन होती है कैनेडियन वेबसाइट के साथ, और वो भी रियल एस्टेट के साथ कनेक्टेड है। तो यहां पर तालाब कहां गया? इस हुसैन सागर की इंपॉर्टेंस छोटी नहीं है भाई। एक जमाने में पीने का पानी का था, आज के दिन वो सुवेज टैंक बन चुका है। तो ये इनकी जो सेक्रेटेरिएट बनी हुई, उसकी कितनी बड़ी घोटाला है, कितनी बड़ी घोटाला। वो खुद एक एफटीएल में बैठ के बन चुकी है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस पहले एक ले लिए, फिर दूसरा ले लिए, वायलेशन पे वायलेशन, हर किसी को मैनेज किया जा रहा है, हर किसी को मैनेज किया जा रहा है। और जीएचएमसी की देखिए भाई, जबकि वार्ड कमिटीज बनाना मैंडेटरी है। वार्ड कमिटी बनाना, जैसे ही इलेक्शन हो गया और वार्ड मेंबर इलेक्ट हो गया, उसकी वो जो काउंसलर है उसकी इलेक्शन हो गई, अव्वल उसकी फर्ज होती है कि वो वार्ड कमिटी बनाए, क्योंकि वो इट्स मैंडेटरी नॉट पे लोकल, फ्रॉम संविधान से आ चुकी है वो। आज तक 2 बार हुए हैं केसीआर की गवर्नमेंट आने के बाद। 2016 में हुई थी, 2020 में हुई थी। दोनों टाइम पे आज तक एक वार्ड कमेटी नहीं बनी, एक वार्ड कमेटी की मीटिंग नहीं बनी। जब हम लोग बार बार चैनल्स के जरिए, रिप्रेजेंट के जरिए बार बार हम बोलते गए, तो अब इस साल 1 महीने 15 दिन पहले मिनिस्टर और म्युनिसिपल मिनिस्टर ने क्या किया पता है आपको? वार्ड कमेटी को जो मैंडेटरी है रूल लॉ में, आई मीन एक्ट के बराबर और संविधान के बराबर, वार्ड कमेटी को तय करने की नहीं की उन्होंने एक वार्ड ऑफिस कायम किए। इंफ्रास्ट्रक्चर, बस कंस्ट्रक्शन करो, क्योंकि उस कंस्ट्रक्शन में आपको कॉन्ट्रैक्टर भी है, आपको कमीशन भी है, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी है, सब कुछ है वहां पर। तो वहां पर आप वार्ड कमेटी, यानी इंसानों की जो ग्रुप बननी चाहिए, इंसानों की जो ग्रुप में मसले जो हल होना चाहिए, उसकी जो डिस्कशन और डिबेट होना चाहिए, और वहां से जो बजट बनके, जब बॉटम टू अप की बजट बनके वहां पर बल्दिया में जो डिस्कशन होना चाहिए, उसके लिए वो इंसानों को सही नहीं समझे, इलेक्ट्रिक वार्ड को नहीं समझे, बल्कि एक ऑफिस को खड़ा करके बोल दिए कि भाई ये ऑफिस अब सब कुछ करेगा, उसमें कुछ हो जाएंगे, उसमें कुछ मशीनरी किया है भाई, तो फिर इलेक्ट क्यों किया गया? नहीं डॉक्टर लोमना, एक चीज बताइए संक्षेप में। जैसा आप बता रहे हैं, ये भाई हम लोग तो वहां के नहीं है, लेकिन ये आम जनता तक ये बात पहुंच रही है, आम जनता को लग रहा है, क्योंकि कर्नाटका का इलेक्शन पूरी तरह भ्रष्टाचार पे रहा और उन्होंने उखाड़ फेंका। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। तो क्या भ्रष्टाचार के ये आरोप केसीआर के ऊपर, मैं अगर वैसी भाषा बोलूं, क्या चिपक पाएंगे? मतलब पीपल विल
ये उनको इसका जवाब देना पड़ेगा इलेक्शन के समय, कि वो जैसा एक लोग मानते हैं कि सब नेता चोर होते हैं, इसमें क्या है, उससे करके बच जाएंगे? थोड़ा इस पे संक्षेप में बता दीजिए। या संक्षेप में बोलती हूँ कि ये इतना आसान नहीं है कि भाई भ्रष्टाचार सबके पास होता है तो इसलिए नहीं। भ्रष्टाचार इनकी बहुत खुला है, बहुत तरीकों से खुला है। लेकिन यहाँ पर क्या है जी कि जो आप एक जो एमआईएम की भी जो एंगल लेके आए उसके बारे में मैं जरूर बता दूं, क्योंकि एमआईएम जो है वो ओपनली फ्रेंडली पार्टी टीआरएस से है, ये एक बार नहीं हजारों बार वो कह चुके हैं। और प्रजा माइनॉरिटी वेलफेयर की जो फंड्स है, उस वेलफेयर फंड से जिसके ऊपर मेरे केसेस आज भी चल रहे हैं हाई कोर्ट में, मेरे खुद के पार्टी इन पर्सन के, तो उसमें भी हम लोग ये देख पाएंगे कि माइनॉरिटी वेलफेयर की जो फंड्स बजट में से जो बजटेड है फंड्स, उसी के अंदर वो इफ्तार की स्टेट गवर्नमेंट की दावत पे डालते हैं, जहां पर ये एमआईएम और पूरी जो इनकी कोटेरी है वो पूरी बैठ के जेब भरे पेट भरे लोग खा रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर फंड से। कहीं लग रहा है आपको इतनी खुले आम चल रही? ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? ये माइनॉरिटी वेलफेयर के फंड से आप भरे पेट जेब भरे लोगों को आप खुले आम तबके बना के खिलाते हो कि कहीं एक तबका है दूसरी तबका, तबके बना रहे एलबी स्टेडियम में और खिला रहे सबको। भ्रष्टाचार टू इट्स कोर, कम्युनलिज्म टू इट्स कोर बोल रही मैं, नॉट करप्शन। एक ही वायरस नहीं है, तेलंगाना में दोनों वायरसेस है। और राजा सिंह जो एमएलए है, रामनवमी के दिन वो ना, परसों की जो रामनवमी हुई थी, वो राम जी के कुछ अच्छे गुणों की प्रस्ताव लाए, ना सीता जी की कुछ अच्छे गुणों की प्रस्ताव लाए, ना लवकुश की प्रस्ताव लाए, ना हनुमान जी की प्रस्ताव लाए, कुछ नहीं था। रामनवमी का नाम लिए जुलूस निकाले। मुझे नहीं मालूम कि क्या जुलूस निकालना रामनवमी की एक प्रस्ताव है, मुझे नहीं मालूम, मैं उस पर नहीं जाती, बल्कि जुलूस निकाले परमिशन के साथ। और उसके बाद खड़े होते हैं मस्जिद के सामने और वहां पर किसको काटना चाहिए, किन किन ने कैसा कैसा किसी को भगा के काटना चाहिए, इसकी बात होती है। अब मजहब का नाम लिए सुनाओ उनके गुण, राम जी के, सीता जी के, लव कुश हनुमान, इन सब के गुण की बात नहीं हुई, बल्कि यह हुई बताइए हैदराबाद सरकार की क्या एक्शन थी उसके ऊपर। It reeks of communalism. It reeks of communalism and non-application of mind. राइट बंधु से लेके दलित बंधु तक हर जगह, आज भी रिसेंट में भी वो क्या करे, वो 1 लाख दे रहे हैं बोल के जो डाल दिए, ऐलान किए, इट इज स्क्वेंडर ऑफ द पब्लिक मनी टू प्रमोट हिज पार्टी। इतनी भ्रष्टाचार कहां देखे भाई, ये कर्नाटक में नहीं था। और यही बोल रहे कि वो तेलंगाना मॉडल है। आपको मालूम अर्बन फ्लड्स के टाइम पे भी आईसी हर किसी को 2020 में फ्लड्स हुए, फ्लड्स होते बराबर 1 महीने में फ्लड से लोग अभी बाहर भी नहीं आए, उनको अपनी 10,000 की रिलीफ भी नहीं पहुंची, इलेक्शंस की ऐलान हो गई। टाइमिंग देखिए इनकी कि डिजास्टर के साथ लोग डील कर रहे हैं और इनको इलेक्शन की पड़ी। और 10,000 किसको गया? 10,000 बांटे, नकद बांटा गया। और मेरे पास पूरे कॉल्स आए थे, किसको गया? सूखे में जो थे उन लोगों को गया 10,000, भीगे में तो थे वो भीगे हुए ही थे। इस प्रकार से हुआ भ्रष्टाचार यहां पर। लेकिन यहां पर जो मजल मीडिया और मनी और एक्सेट्रा पावर जो यूज हो रहा है, जो कि ओपोजिशन पार्टीज खुद बोल रहे हैं, मीडिया खुद बता रही है, उसके वजह से जो ओवरराइडिंग हो रहा है। और शायद कौन कौन पार्टीज, फ्रेंडली पार्टीज इनके जैसे है, जैसे अभी बताए दोस्त है कोई मोदी जी, और एमआईएम हमेशा ओपनली फ्रेंडली पार्टी, तो इनकी मददों से क्या क्या हो रहा है मैं कहती हूं, वेयर इज द पीपल, पीपल और वेलफेयर, जिसके बदौलत आप आए सीट में, तो उसका क्या हिसाब किताब है जरा वो बताइए। ठीक है डॉक्टर लुबना, आपके बारे में हमारे बहुत से दर्शक चाहते हैं कि आप एक लंबा आपसे बातचीत करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन 1-on-1 हम लोग केवल तेलंगाना पे आपसे बात कर लेंगे, क्योंकि लोगों की बहुत सी क्वेरीज हैं। और वो होता क्या है कि जब ज्यादा लोगों के साथ मैं बात कर रहा होता हूं तो टाइम का थोड़ा एक वो रखना। चलते चलते एक संक्षेप में बिल्कुल एक बात जो विवेक साहब ने कही कि बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट AIMIM हम लोगों को अभी तक ऐसा लगता है कि उनके उससे उनका जो भी वो करते हैं उसका फायदा बीजेपी ले जाती है। अब वो बाय डिजाइन है या डिफॉल्ट है ये तो थोड़ा पता करना मुश्किल है। और लेकिन आप मतलब तेलंगाना में भी उस 7 सीटें के अलावा आपको लगता है कि 7 सीट इस बार 7 सीट से उनकी सीटें बढ़ेंगी कि उतनी ही रहेंगी कि कम होंगी?
मैं देखिए भाई, इट डिपेंड्स ऑन आप चाह रहे क्या हो एक पार्टी के हैसियत से। आप पार्टी के हैसियत से आप बिहार में मुस्लिम के गरीब पॉकेटों में गए। आप चुने भी देखिए, आप कौन सा चुनाव, सीमांचल जहां पर गरीब पॉकेट्स है और मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हम पीपल्स वेलफेयर की बात करेंगे, हम ना कि मुस्लिम वेलफेयर की बात करेंगे। ये माइंड में, दिमाग में स्ट्रेट होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते पे मैं भी 2014 में एमआईएम के खिलाफ मैं कंटेस्ट करी थी। तो व्हेन आई कंटेस्टेड 2018 के एमएलए इलेक्शंस में भी मैं एमआईएम कैंडिडेट के खिलाफ कंटेस्ट करी थी। और मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि व्हेन वी कंटेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ संविधान के भरोसे पे, उसकी रूल्स के बुनियाद पे हम जब कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हम एक इंडियन पार्लियामेंट के सीट के लिए, इंडियन असेंबली के सीट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हम जाएंगे इंडियन वोट्स के लिए। ये कौन सी दिमाग है, कौन सी सेटअप है कि आप लोगों को ये बोलते जाते हैं कि भाई आप हमको इलेक्ट करें तो आपको सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी किससे? चाइना से, पाकिस्तान से, किससे? आप अपने अंदर, इंडिया के अंदर ही किसी से अपने को सिक्योर बताते हो आप अपने लोगों को। ये अपना कौन है? ये अपना कौन है भाई? मुस्लिमीन इंडियन होता है, भारतीय होता है भाई, क्योंकि भारतीय अपने होते हैं। और भारतीय संविधान के भरोसे पर भारतीय पार्लियामेंट में जाकर हम भारतीय की बात करेंगे। जब तक आप ये माइंडसेट नहीं बनाओगे तो आप ये लोगों से आप साथ नहीं है भाई। आप देखिए जो करप्शन लेवल को आप कर रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो, जो कम्युनल लेवल को आप कर रहे हो, जो कम्युनिज्म को, और जो कम्युनिज्म आप सपोर्ट कर रहे हो, इसके बुनियाद पे जल्द ही में आपको हैदराबाद से भागना पड़ेगा, भागना जी पड़ेगा। जी जी।